हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल नीट बायोलॉजी। लास्ट क्लास में अपन ने जीवों के लक्षण में वृद्धि और जनन के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में उससे आगे शुरू करते हैं। तो जो थर्ड था वह उपापचय। ठीक है, वृद्धि और जनन के बाद में जो थर्ड था वह है उपापचय। और उपापचय से मतलब होता है कि जीवों के शरीर में उपस्थित कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को ही उपापचय कहते हैं। यानी जीवों के शरीर में उपस्थित कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। और यह जो उपापचय होता है यह दो प्रकार से होता है। जो फर्स्ट है अपचय और जो सेकंड होता है उपचय। यह दो प्रकार से होता है। जो फर्स्ट है अपचय या कैटाबॉलिज्म और जो सेकंड है उपचय या एनाबॉलिज्म। ठीक है यहाँ तक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपचय या कैटाबॉलिज्म के बारे में। अपचय या कैटाबॉलिज्म। अपचय या कैटाबॉलिज्म से मतलब है कि जटिल भोज्य पदार्थों का सरल अणुओं में विघटित होना और ऊर्जा मुक्त होना ही अपचय या कैटाबॉलिज्म कहलाती है। यानी जटिल भोज्य पदार्थों का सरल अणुओं में विघटित होना व ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, यानी जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनका सरल अणुओं में टूटना और साथ में ऊर्जा मुक्त होना ही क्या कहलाती है? अपचय या कैटाबॉलिज्म कहलाती है। और जो अपचय या कैटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो रेस्पायरेशन में पाई जाती है। यानी श्वसन या रेस्पायरेशन में पाई जाती है। और इसके बाद अपन बात करते हैं उपचय या एनाबॉलिज्म के बारे में। उपचय या एनाबॉलिज्म। उपचय या एनाबॉलिज्म से मतलब है कि सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होना व ऊर्जा प्रयुक्त होना, यानी ऊर्जा काम में ली जाती है इसमें। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? उपचय या एनाबॉलिज्म कहते हैं। यानी सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होना व ऊर्जा प्रयुक्त होती है।
इसे क्या कहते हैं? उपचय या एनाबॉलिज्म कहते हैं। और यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस में पाई जाती है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटो सिंथेसिस में पाई जाती है। ठीक है। और यह जो उपापचय जो प्रक्रिया है, यह सजीव में पाई जाती है लेकिन निर्जीवों में एब्सेंट होती है। ठीक है। और यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में या दोनों प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है। लेकिन जब यह केवल सजीव में पाई जाती है तो इसलिए जो उपापचय है यह एक विशिष्ट लक्षण होता है। उपापचय एक विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है। इस प्रकार उपापचय भी एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। इसके बाद में जो फोर्थ है वह है कोशिका संगठन। कोशिका संगठन। कोशिका संगठन से मतलब है कि जब इसमें कोशिका जो दिखाई दे रहा अपने को, इसमें कोशिका संगठन में कोशिका भी है। तो कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब अपने को यह समझना है कि कोशिका वो सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किस प्रकार से होती है। तो पहले अपन देखते हैं संरचनात्मक इकाई के बारे में। तो जैसे कोशिका किसी भी प्राणी के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जैसे कोशिका है, ठीक है, और बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है यहाँ तक। और जब ऊतक का निर्माण होता है तो इन ऊतकों से, यानी कि बहुत सारे ऊतक भी निर्माण होगा इनका, और तो इन ऊतकों से अंग का निर्माण होगा। फिर अंग से अंग तंत्र का निर्माण होगा। जब इतनी प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद किसी प्राणी के या जीव के शरीर का निर्माण होगा। तो अपन ने यह देखा इसमें कि कोशिका से प्राणी के शरीर का निर्माण हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब कोशिका एक संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कि प्राणी के शरीर की संरचना का निर्माण हो रहा है इससे, इसलिए यह संरचनात्मक इकाई है। लेकिन यह क्रियात्मक इकाई किस प्रकार से है फिर, तो इसको समझते हैं अपन। जैसे यह पादप कोशिका का डायग्राम है। और इसमें सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है। और कोशिका भित्ति से अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली। और जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से निर्मित होती है, और जो कोशिका झिल्ली है यह लाइपोप्रोटीन से निर्मित होती है। अब इसमें केंद्रक पाया जाता है, और ये अंतःप्रद्रवी जालिका, ये केंद्रक
और ये है अंतः प्रद्रवी जालिका। ये है राइबोसोम। ठीक है, और ये है गोल्जी काय। और ये जो डायग्राम है ये किसका है? पादप कोशिका। यानी कि पादप कोशिका में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें अपन ने कुछ के बारे में ही लिखा है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन अपन जो कोशिका का चैप्टर है वहाँ करेंगे। ठीक है, लेकिन अपने को सिर्फ अभी यह समझना है कि जो कोशिका होती है वो क्रियात्मक इकाई किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि जो कोशिका में जो अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है। ठीक है, तो जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरी होती है चिकनी या स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, तो जो अंतःप्रद्रवी जालिका है यह दो प्रकार की होती है। जो फर्स्ट है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। यानी जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है इसमें अंतःप्रद्रवी जालिका के चारों तरफ राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसको रफ या खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इसका जो फंक्शन होता है वह होता है कि इससे प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरी जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वह है स्मूथ या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी या स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका। इस अंतःप्रद्रवी जालिका में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए यह स्टीरॉयड और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती है। स्टीरॉयड व कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती है। ठीक है, इस प्रकार कोशिका में अंतःप्रद्रवी जालिका का भी फंक्शन होता है। और क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, स्टीरॉयड और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वह यह है कि कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होती है उसको ऑक्सीकृत कर ऊर्जा विमुक्त करती है और एटीपी का संश्लेषण करती है। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का भी कार्य क्या है? एटीपी संश्लेषण करना। इसी प्रकार अपन कोशिका में राइबोसोम जो ऑर्गेनेलिज है उसका जो फंक्शन है वह है प्रोटीन संश्लेषण करना। इसी प्रकार अपन गोल्जी काय के बारे में देखते हैं। गोल्जी काय, तो गोल्जी काय का जो फंक्शन है कि कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन का निर्माण करता है। कोशिका
भित्ति के निर्माण के लिए कार्बोहाइड्रेट, हेमीसेल्यूलोज तथा पेक्टिन का निर्माण करता है। तो अपन यहाँ यह देख रहे हैं कि जो अंतःप्रदेश जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी का है, ये कोशिका में अपना एक फंक्शन होता है इनका। और इससे यह पता चलता है कि जो कोशिका होती है वो सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी होती है। यदि कोशिका में ये अंगक एब्सेंट होंगे तो क्या इनके एब्सेंट होने से प्रोटीन सिंथेसिस, स्टेरॉयड, कोलेस्ट्रॉल या फिर एटीपी सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन का निर्माण संभव है? नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कोशिका में इन अंगकों का उपस्थित होना भी अनिवार्य है, जिससे कोशिका क्रियात्मक इकाई के रूप में भी कार्य करती रहे। ठीक, तो इस प्रकार से कोशिका संगठन भी एक विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है, यह केवल सजीवों में ही पाया जाता है। तो अपन ने जीवों के लक्षण में वर्दी पढ़ लिया, जनन, उपापचय पढ़ लिया, कोशिका संगठन हो गया। इसके बाद में संवेदनशीलता। संवेदनशीलता से मतलब है जीवों का अपने पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया ही संवेदनशीलता कहलाती है। यानी जीवों का अपने पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया ही क्या कहलाती है? संवेदनशीलता कहलाती है। ठीक है, पर्यावरण से अपन मतलब हम समझ रहे हैं अपने चारों तरफ, और जो भी घटक होते हैं या जो भी आवरण है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण है। लेकिन या उद्दीपन है, उद्दीपन से क्या मतलब होता है? तो इसको समझते हैं अपन। उद्दीपन है, इसका मतलब होता है कि वातावरण में होने वाला वह परिवर्तन जो सजीवों को अनुक्रिया के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यानी वातावरण में होने वाला वह परिवर्तन जो सजीवों को अनुक्रिया के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और जो उद्दीपन होता है वो 3 प्रकार से होता है, जैसे प्रकाश, ताप और स्पर्श। ठीक है, तो जो उद्दीपन होता है वह, अगर अपन देखते हैं कि प्रकाश जब इसमें घटक होता है उस स्थिति में किस प्रकार से अनुक्रिया होती है। तो जैसे प्रकाश जो होता है वो प्लांट्स में जैसे तना होता है वह प्रकाश की ओर गति करता है, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। ठीक है, और जो जड़ें होती हैं वो प्रकाश के विपरीत वृद्धि करती हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जैसे अपन देखते हैं ताप के बारे में, तो जो बीजांकुर होते हैं वह अधिक ताप की ओर मुड़ते हैं। ठीक है, और अगर अपन बात करें स्पर्श के बारे में, तो जो छुई का जो प्लांट होता है उसको स्पर्श करने से उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही अपन उसको स्पर्श कर रहे हैं तो वह मुरझा रही है।
यह जो मुरझाना है यही क्या होता है, यही अनुक्रिया है। ठीक इसी प्रकार जब अपन पिन को अपने हाथों पर चुभोते हैं तो अपन हाथों को पीछे की ओर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन जो उद्दीपन है उसके प्रति अपन अनुक्रिया कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी कारण ही तो अपन हाथों को पीछे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संवेदनशीलता है वह प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। और यह जो संवेदनशीलता है यह केवल सजीवों में पाई जाती है और निर्जीवों में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संवेदनशीलता है वह भी एक विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।